नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। सुरक्षा सभा लगातार सुबह से हम चर्चा कर रहे हैं अलग अलग पहलुओं पर। भारत और चीन के बीच जो कमांडर स्तर की बातचीत है वो तो हो रही है, लेकिन इस सब के बीच आज हम किस स्थिति में खड़े हैं, हम कितने मजबूत हैं, ये सारी चर्चा विस्तार से हम कर रहे हैं। और इस बार चर्चा के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, जिन्हें आप एक तरह से काउंटर टेरर एक्सपर्ट समझ सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की जो पूरी प्लानिंग हुई थी उरी के बाद, उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी जनरल दुआ की। पूर्व चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि डायरेक्टर सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज एंड पूर्व डीजीएमओ हैं, हमारे साथ हैं। पाकिस्तान से बात रही हो या फिर चीन से बात रही हो, कई स्तर पर यह भी बातचीत कर चुके हैं। पूरी बारीकियां हमें समझा सकते हैं कि आज की तारीख में हो क्या रहा होगा। और साथ में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो कि पूर्व डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। और जनरल गुरमीत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब 2010 का वो स्टेपल्ड वीजा कंट्रोवर्सी हुई थी पूरी, जिसकी वजह से भारत चीन में बड़ा टकराव हुआ था, उसके बाद जब दोबारा रिज्यूम हुए टाइज, तो आप चीन उस समय गए भी थे, कई दफा इस तरह की बातचीत कर चुके हैं। तो पहले तो हम आपसे यह समझना चाहते हैं कि जितना ये टकराव चल रहा है, जितना ये गतिरोध है, वैसे में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कमांडर स्तर की इस बातचीत से? श्वेता जी, सबसे पहले तो ये जो आज की मीटिंग हुई है मिलिट्री लेवल और ग्राउंड लेवल के ऊपर में, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये फर्स्ट टाइम है कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऊपर में ऐसे मीटिंग हो, और होनी भी थी क्योंकि ये सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। जिस प्रकार चीन की एक्टिविटीज बढ़ी थी और जिस प्रकार चीन ने जो हमारा बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है जो 2013 का, उसमें तीन चीजें हैं कि कोई भी साइड स्टेटस को बदलाव नहीं करेगी यूनिलैटरली, और जो एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है उसके अंदर में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, और रात को नहीं रुकेंगे। इन तीनों ही चीज का थोड़ा उल्लंघन किया था, तो इसलिए और उसके अलावा अगर हम देखें तो भारत का जो अलर्टनेस, प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस था और जिस प्रकार तैयारी थी, इन सबको मद्देनजर रखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस स्थिति को किस प्रकार रिजॉल्व किया जाए। तो दोनों ही 3 स्टार जनरल के लेवल के ऊपर में इसके बारे में विस्तार से बात की होगी, और ये भी डिस्कस किया होगा कि किस प्रकार इस सिचुएशन को सुलझाया जाए, किस प्रकार ये ट्रूप्स की मूवमेंट बैक, मतलब अप्रैल के एंड में जो थी वहां पर जाएं, और किस प्रकार अपना जो मैकेनिज्म है बातचीत करने का एलएसी के ऊपर में, उसको किस प्रकार और भी पुख्ता बनाया जाए। और जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं पहले के 4 जो बहुत अच्छे हैं एग्रीमेंट, उनको किस प्रकार से एकदम ठीक ठाक किया जाए ताकि ऐसी वाली सिचुएशन ना आए। जनरल भाटिया, आपके अनुभव से समझना चाहूंगी कि मतलब इंसान क्या उम्मीद करे। बातचीत तो इतने स्तर की हो रही है, अभी फिर ये कमांडर स्तर की बातचीत, लेकिन उम्मीद क्या करे? कितना मुश्किल होता है चीनियों से इस समय में, ऐसे समय में नेगोशिएट करना? देखिए, नेगोशिएशन तो 2 देश के बीच में है, 2 मिलिट्रीज कर रही हैं, साथ में डिप्लोमेटिक स्तर में भी कल भी नेगोशिएशन हुई है, बातचीत हुई है, नेगोशिएशन तो नहीं कहेंगे उसको भी। लेकिन जो समझने की बात ये है कि जो हमारी सेना है वो डट के खड़ी हुई है। हमारा भारत का एक प्रिंसिपल स्टैंस है, नो ब्लिंकिंग नो ब्रिंकमैनशिप। ना हम वहां से हटेंगे, हम वहां डटे रहेंगे, और ना हम बात को ज्यादा बढ़ाएंगे। तो जितना भी चाइना ने किया है हमने उतना बराबर में किया है, और वहां डट के किया है, और उसको संकेत दिया है कि हम यही करेंगे, यही रहेंगे। चाहे आज आप रिजॉल्व करें इसको, चाहे कल रिजॉल्व करें, या महीने बाद करें, या 1 साल बाद करें, लेकिन हमारा स्टांस जो है बिल्कुल फर्म है, जस्ट है, और बिल्कुल ठीक स्टांस है हमारा। इसके अलावा जो मैं कहना चाहूंगा कि ये सोचना कि 1 मीटिंग या 2 मीटिंग या 8वीं मीटिंग है, पहले 7 मीटिंग हो चुकी है मिलिट्री की, जब तक हम बातचीत कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है वो मेंटेन रहेगी। इस बॉर्डर पे लास्ट जो शॉट अक्टूबर 1975 में फायर हुआ था, उसके बाद एग्रीमेंट्स हमारे 93 की, 96 की, 2005 की और 2013 की बॉर्डर डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट है। ये अक्टूबर 2013 साइन हुई थी जब मैं डीजीएमओ था। तो इसके इन एग्रीमेंट्स के ऊपर हमने एक शांति बना रखी है। जो डिस्प्यूटेड कंटेस्टेड बॉर्डर है, लॉन्गेस्ट डिस्प्यूटेड बॉर्डर है वर्ल्ड का, लेकिन मोस्ट पीसफुल डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। ये पीस कंटिन्यू करना चाहिए। ये चाइना के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, लेकिन इस वक्त पे चाइना के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो पीस मेंटेन करे, क्योंकि काफी सारी चीजें दुनिया में बदल गई हैं, खासतौर से कोरोना वायरस के बाद, और हम वहां पर कैपेबिलिटी काफी डेवलप कर चुके हैं और बिल्ड कर चुके हैं, और हम अभी
उसके साथ डट के वहां मुकाबला कर सकते हैं। हमारी कैपेबिलिटी जो है इक्विटेबल है, प्रोपोर्शनल बिल्डअप है हमारा, चाहे वो फिंगर 4 के एरिया में है, चाहे गलवान के एरिया में है, हम वहां पर नहीं हटेंगे। और ये चाइना को समझना चाहिए, खास तौर से ये वुहान के बाद हुआ स्ट्रेटेजिक गाइडेंस दी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने, उसके मुताबिक चलना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये शीघ्र ही ये रिजॉल्व हो जाएगा, पीसफुली रिजॉल्व हो जाएगा, टेम्पररी हो जाएगा। इमीडिएट टर्म में उसका है कि हमारा मुद्दा कि जहां पहले थे स्टेटस क्वो एंटे, जैसे जनरल गुरमीत ने बताया, आप वहां चले जाइए, उसके बाद हम आगे देखेंगे क्या क्या करना है। पहले इसका रेजोल्यूशन जरूरी, जैसा जनरल भाटिया बता रहे हैं। लेकिन जनरल दुआ, ये भारत की सेना को अगर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से गिना जाता है तो वो इसीलिए गिना जाता है क्योंकि जिस तरह की एक्सपीरियंस हमारे पास है वैसी किसी के पास नहीं। हम रेतीली जमीन पर युद्ध लड़ चुके हैं, हम सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर युद्ध लड़ चुके हैं, बर्फ हो, गर्मी हो, कहीं पर भी। और चाइना और पाकिस्तान जैसे दो, एक तरह से कहें तो ये दो ऐसे दुश्मन हैं जिनसे डील करने का तरीका बहुत अलग होता है। चाइना से जो डील करने का तरीका है वो कितना अलग और कितना कठिन आपको समझ में आता है इस समय, जिस तरह से चाइना रिएक्ट करता है, जिस तरह से चाइना के बॉर्डर पे हमें एक्ट करना होता है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा या ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपने शुरुआत की कि हमारी आर्मी एक बहुत कॉम्बैट सीजन्ड आर्मी है। अभी ये 1962 नहीं है। आज हमारी आर्मी को, जैसे आपने कहा, न सिर्फ हर टाइप की टेरेन, हर टाइप के लैंड वॉरफेयर का तजुर्बा है। हमें पिछले तकरीबन 6 या 7 दशकों से हमें इतना तजुर्बा आजकल मिल रहा है डे टू डे की, जो आज की लड़ाई है काउंटर टेररिज्म की लड़ाई। तो हमारे हर सोल्जर आज बहुत ऑपरेशनली एक्सपीरियंस्ड है। और रहा मुद्दा जो डिफरेंसेस का, सॉरी आप अपना क्वेश्चन दोबारा दोहराएंगे, जो सेकंड पार्ट था। जनरल दुआ, मैं ये जानना चाहती थी कि हम पाकिस्तान से भी डील करते हैं, हम चाइना से भी डील करते हैं, और दोनों को डील करने का तरीका अलग होता है मिलिटरीली। उस चीज पर मैं बात करना चाहती हूं कि कितना मुश्किल होता है। ये दोनों बिल्कुल दो एक्सट्रीम के नेबर्स हैं हमारे। बिल्कुल, दोनों बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल स्पेक्ट्रम के अलग हिस्से हैं, अलग छोर पे है मैं कहूंगा। अब देखिए, पाकिस्तान के साथ जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल हमारी बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है। इसकी 2-3 अलग अलग वर्जन हो चुकी हैं, और आज जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो 1972 शिमला एग्रीमेंट में जो डिसाइड हुआ था, उस लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम लोग दोनों डटे हुए हैं। लेकिन वहां से एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसके अलावा एलओसी के ऊपर जो सीजफायर वायलेशंस या एक्सचेंज ऑफ फायर होता है, ये एक अलग ही डायनेमिक्स है कश्मीर में। तो उसको टैकल करने का हमारा तरीका अलग है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक अपने बॉर्डर को या एलओसी को सेफगार्ड करना, इन्फिल्ट्रेशन को रोकना, और फिर उन्हीं टेररिस्ट को जो कश्मीर में घुस आते हैं, जम्मू कश्मीर में घुस आते हैं, तो उनके साथ जो उनको वायलेंस में कंट्रोल करना। तो वो एक बिल्कुल ही अलग डायनेमिक्स और ऑपरेशंस हैं। दूसरी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ है, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है, अलग क्लेम लाइन्स हैं। हमारी फलाने अलग अलग साल की अलग क्लेम लाइन है, उनकी अलग क्लेम लाइन है। वो दोनों क्लेम लाइन जहां पे नहीं मिलती हैं, और ऐसे 23 ऐसे जगहें आइडेंटिफाई की गई हैं दोनों देशों के बीच में, तो जहां जहां पे ये नहीं मिलते हैं वहां पे एक डिस्प्यूटेड एरिया बन जाता है दोनों क्लेम लाइनों के बीच में। उस इलाके में जब उनकी फोर्सेस आने की कोशिश करती हैं तो हमारी फोर्सेस वहां पे उनको रोकती हैं, और उसमें कुछ हमने सीबीएम, कुछ कायदे कानून बनाए हुए हैं आपस में, और हम उन नियमित दायरे में अगर चलते हैं तो जैसे जनरल भाटिया ने कहा, हालांकि एलएसी अब क्लियरली रिजॉल्व नहीं है, लेकिन जैसे जनरल भाटिया ने कहा कि वहां पे हमने पिछले 5 दशकों से ज्यादा आपस में फायरिंग नहीं की है। हमारे जो मैकेनिज्म है, चाहे वो मिलिट्री लेवल की मीटिंग्स हैं, जिसमें आज जो हम देख रहे हैं ये सबसे ऊंचे स्तर की मीटिंग हुई है लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की, जो आज तक पहले नहीं हुई। तो ये सब अलग टाइप की डायनेमिक्स है जहां पे हम इनको रिजॉल्व कर पाते हैं एक स्कर्मिश या एक लड़ाई में, इसको एस्केलेट ना होने देने में हम लोग अब तक सक्षम रहे हैं। तो ये एक हार्टनिंग बात है, और हम उम्मीद करते हैं कि आज भी उसी मैच्योरिटी से दोनों देश इसको रिजॉल्व कर पाएंगे। लेकिन मैं आखिरी एक पॉइंट ये कहना चाहूंगा
ये इशू आर्मी LAC पर PLA आर्मी का मुकाबला करके हम लोग उनको रोक सकते हैं, हम लोग उनसे डिसएंगेज कर सकते हैं, लेकिन इसकी रेजोल्यूशन जो है वो एक पॉलिटिकल स्तर पर ही होगी और जिसमें कि डिप्लोमेसी का बड़ा रोल है और जो चल रहा है, लगातार चल रहा है, डिप्लोमेटिक टॉक्स भी चलती जा रही हैं। धन्यवाद। जनरल गुरमीत सिंह, क्या हम ये समझें कि अगर PLA जैसे हम जब चर्चा करते हैं, चाइना की पॉलिटिकल पार्टी की अपनी सेना हम उसे कह सकते हैं, चीन की आर्मी को, क्या ऐसी आर्मी से डील करना डिफरेंट होता है अपनी आर्मी के लिए, जो कि किसी भी तरीके से न कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन है, न सरकार की, वो देश की सेना है? श्वेता जी, आपने एक बहुत गहरा सवाल किया है और गहरा सवाल ये है कि जो PLA है वो चाइना के PRC और पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी है। इनका कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। लास्ट टाइम जब 1979 में वियतनाम के साथ लड़ाई हुई थी तो पूरी तरह हारे थे और इनकी जितनी भी उपलब्धियां हैं, जितनी भी अचीवमेंट है, वो अपने ही लोगों के अगेंस्ट में है। अभी आप लीजिए इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्मी का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल अलग है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की कसम खाते हैं, डेमोक्रेसी में फेथ है, प्रोफेशनलिज्म में बिलीव करते हैं, अपॉलिटिकल और सेकुलर है। हमारे लिए राष्ट्र, समाज और हर व्यक्ति सबसे ज्यादा जरूरी है। जो हमारे जो इथॉस है काम करने का वो इसी प्रकार है और हमारा जो सबसे सेंट्रल इथॉस है वो है इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, कि हर वक्त अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं। और हमारा जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है वो आजादी के पहले, मतलब शुरू में ही शुरू हो गया था। और अगर मैं तो 7 बार चाइना में गया हूं, उनके बहुत जवानों से मिला हूं, बॉर्डर में भी सर्विस किया है, तो मेरे आत्मा में, मेरे सोच में, मेरे चेतना में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इंडियन आर्मी का जो जवान है, इंडियन आर्मी का जो सिस्टम है, इंडियन आर्मी का जो ताकत है वो बहुत बड़ी है। लेकिन हुआ क्या कि 1962 जो भी कारण हो, ऑन ग्राउंड तो जो टेक्टिकल लेवल था, जहां जहां हमारे जवान डटे रहे, जैसे रजांगला में, बॉम्डिला में, वोलोंग और हाइलोंग में, वहां पर बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जो एक लड़ाई की ऊपर वाली सतह की होती है, स्ट्रेटेजी, मैक्रो इशू, उसमें काफी लेसन हम लोगों ने सीखा था। लेकिन जो 62 का जो डेफिसिट था वो पूर्ण रूप से खत्म हो गया। अगर आप देखिए 1967 में नथुला और चोला के अंदर में, ऐसे तो ऑफिशियली चाइना ने बोला है कि 68-80 उनके मरे थे, लेकिन एक्चुअल में तकरीबन 300 से 400 मरे थे। आप 67 में 4 साल और जोड़ लीजिए और 1971 में जो भारतीय सेना ने कमाल दिखाया पूरे विश्व को कि किस प्रकार ईस्ट पाकिस्तान को खत्म करके नए नेशन का एक जन्म दिया। आप अगर इन्हीं चीजों को आगे लेते जाएंगे तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, कॉम्बैट एक्सपीरियंस हुआ है, तो एक बिल्कुल ही अलग तरीके का है। देखिए, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि जो सोच है, जो चाइना की आर्मी की सोच है और जो पाकिस्तान आर्मी की सोच है, इनमें क्या अंतर है, क्योंकि हमारी तो इनके साथ में दोनों ही सरहदों पर अनरिजॉल्व बॉर्डर हैं। एक साइड पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है तो दूसरी साइड में LOC है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, जो चाइना और इंडिया हैं ये दोनों अनब्रोकन सिविलाइजेशन है। 2.7 बिलियन, मतलब बिलियन प्लस के देश हैं और हम लोग, चाइना और इंडिया 20% GDP कंट्रोल करते हैं वर्ल्ड की। तो बहुत सुलझे हुए, मैच्योर्ड हैं और एक तरीका जानते हैं किस प्रकार से LAC के ऊपर में काम करना है। लेकिन सच बोलूं तो मैं जितनी बार भी गया हूं बहुत चीज सीखी है चाइना से। लेकिन अभी जो कोरोना के समय में हुआ है ये एक्चुअली बहुत ही अलग था। उनका जो एग्रेसिवनेस, प्रोवोकेटिवनेस और डिवर्जनरी चीजें थी वो कुछ बिल्कुल ही एक हटके थी। मैं तो ये कभी सोच ही नहीं सकता हूं कि चाइनीज डिप्लोमेट एक वॉल्फ वॉरियर, मतलब भेड़िए की तरह, अपना जो डिप्लोमेट होते हैं वो तो बहुत ही एक कल्चर तरीके से बात करते हैं, बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, जो जर्मनी में, US और UK में बोला है, बहुत ही अलग दिखाई देता है। जहां बात रही पाकिस्तान की, पाकिस्तान तो एक फेल्ड स्टेट है, एक रोग स्टेट है। उनकी तो पूरा पुलंदा ही झूठ का, प्रोपेगेंडा का, प्रॉक्सी का, टेरर का।
एक्चुअली कंपैरिजन नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जो पाकिस्तान से डील करना होता है वो बिल्कुल अलग तरीके का है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या गली में लड़ाई चल रही है, क्योंकि उनकी सब हरकतें ऐसी हैं, उनकी आईएसआई, उनके टेररिस्ट ग्रुप, उनकी पाकिस्तान आर्मी, उनका जो काम करने का दर्जा है, तरीका है, बिल्कुल नीचे दर्जे का है। लेकिन चाइना के साथ में अलग सिस्टम है, एक एस्टेब्लिश मैकेनिज्म है। जैसे भाटिया साहब, जैसे पुराने डीजीएमओ साहब ने बताया कि लास्ट 1975 के अंदर में तुलुंगलक के इलाके में कुछ राउंड हुए थे, लेकिन उसके बाद इतना बड़ा बॉर्डर प्रॉब्लम और फिर भी कोई फायरिंग ना हो, ये मैच्योरिटी साइन है दोनों ही देश का। वाकई जनरल भाटिया, जब भारत और चाइना की खासकर हम बात करते हैं और उस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, कई दफा चाइना को इस बात पर भी आपत्ति हो जाती है कि आप क्यों सड़क बना रहे हैं, या दौलत बेग ओल्डी तक की जो कनेक्टिविटी या वहां की जो एयर स्ट्रिप और हमारी काबिलियत उतनी ऊंचाई पर विमानों को लैंड करने की, ये सारी चीजें हमारे लिए कितनी जरूरी है? वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, आपने उसमें कितना बदलाव देखा है अपने कार्यकाल के भीतर, और अभी और कितना करने की हमें जरूरत है ताकि हम बहुत मजबूत रहें? देखिए, हमें अपने को ईमानदारी से देखना पड़ेगा। चाइना ने 1962 के बाद, और मैं 62 क्यों बोल रहा हूं उसका कारण है एक, लेकिन लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने एक मल्टी मॉडल, मल्टी डायमेंशनल, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया अपने इलाके में, तिब्बत में, बल्कि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में। ये बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसमें एक्सप्रेसवेज हैं, वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, और इसमें QTR है जो रेलवे लाइन उनकी आती है, वो आगे तक आती है। अभी इसमें 14 एयरफील्ड्स हैं, सैटेलाइट एयरफील्ड्स हैं, इसमें लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस हैं। हमने क्या किया 62 के बाद, हमने रोड्स नहीं बनाई कि अगर हम रोड बनाएंगे और चाइनीज अगर कैप्चर कर लेंगे तो रोड का इस्तेमाल करके हमारे इलाके में और अंदर आ सकते हैं। लेकिन 2005 में हमने 73 रोड के एक स्ट्रेटेजिक रोड प्रोजेक्ट हमने शुरू करा 2005 में, जो 2012 तक कंप्लीट होना था, लेकिन 2012 तक कंप्लीट हुआ नहीं, उसमें काफी पुशबैक्स रहे, और आज 2020 हो गया है। उस 73 में से सिर्फ 61 रोड जो हैं वो कंप्लीट हुई हैं, 12 रोड अभी भी किसी स्टेजेस में चल रही हैं। उसमें से एक रोड जो है अभी, ये 255 किलोमीटर की दरबुक श्योक DBO रोड है, और DBO को हमने ऑपरेशनलाइज कर दिया था, देपसंग के बाद भी किया था, न्योमा में किया है। तो हमारी कैपेबिलिटी बिल्डिंग चल रही है और अभी अच्छे स्तर में वो टेक ऑफ स्टेज पे आ गई है, काफी कुछ हुआ है। और हमने अभी जो पिछले महीने जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो रिफॉर्म्स अनाउंस करे हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है हमारे लिए, खासतौर से रोड्स, क्योंकि हमारे जो टेरेन है, हमारे टेरेन फ्रैक्चर्ड सेक्टर्स हैं हमारे, हर एक जगह एक एक रोड जाती है, तो सिंगल रोड है, 2 रोड है एट बेस्ट। तो ये जो है बहुत ही विंटर में भी रुक जाती हैं, बर्फ की वजह से मानसून में खराब हो जाती हैं, बारिशों में तो बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें स्टेट ऑफ द आर्ट रोड्स चाहिए यहाँ पर, और ये रोड्स डिफेंस के लिए चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बॉर्डर रीजन के लिए, और हमें वहां पर टूरिज्म होनी चाहिए। हमारा इलाका है, हमें कोई शक नहीं होना चाहिए इस चीज में। तो हमें जो है, हमारी जो स्ट्रेटेजी है जो चाइना के अगेंस्ट, वो है वॉर प्रिवेंशन की और डेटरेंस की। जो चाइना का एग्रेसिव डेटरेंस है उसको हमने रोकना है, उस बिहेवियर को रोकना है। उसके लिए हमें कैपेबिलिटी चाहिए, उसके लिए हमें ताकत चाहिए, और ये कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला के मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत जरूरी है। 2013 में एक माउंटेन स्ट्राइक को सैंक्शन किया था गवर्नमेंट ने, 64,000 करोड़ का, 8 साल में देना था ये, तब मैं वहां पर था। तो अभी तक ये पूरी तरह से नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी मेन थ्रेट कहाँ से है, प्राइमरी थ्रेट हमारी कहाँ पर है, और हमें एक सिक्योर नेशन चाहिए आगे तरक्की करने के लिए। तरक्की बहुत जरूरी है जी। मजबूत सेना के साथ एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता है। वैसे देश की शक्ति पर किसी को भी संशय होना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।